नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BIT टेक्नीशियन पर। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट योगेश प्रजापत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी केमिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के। साथियों, लास्ट क्लास में हमने जनरल साइंस के बारे में बात करी थी और आपसे वादा किया था कि आपको साइंस कंप्लीट बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली कराए जाएंगे, सारे टॉपिक कंप्लीटली कराए जाएंगे और बिल्कुल एक भी पॉइंट यहाँ छूटेगा नहीं। तो चलिए साथियों, हमारे इस वादे को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम जो क्लास नंबर 2 आपकी केमिस्ट्री के लिए इसको बारे में इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में। देखिए साथियों, लास्ट क्लास में हमने बेसिक केमिस्ट्री के बारे में देखा था, कुछ पॉइंट्स देखे थे, कुछ इसका वर्गीकरण देखा था पदार्थ का, वो सब कुछ आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट वहां आपको नहीं होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में परमाणु की संरचना के बारे में। देखिए, परमाणु की संरचना से पहले आपके पास में दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि परमाणु क्या होता है और दूसरी जो चीज है वो होता है कि अणु क्या होता है। जब आपको अणु और परमाणु दोनों की डेफिनेशन पता हो जाएगी तो हम आगे इसकी कुछ संरचना के बारे में बात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस परमाणु के बारे में बताया गया था, इसका सिद्धांत कैसे डेवलप हुआ, वो सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, समझिए। पहले हम बात करते हैं परमाणु की। देखिए, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण है। जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। लेकिन ध्यान देना, ये क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेता है साथियों? तो बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन क्या होती है परमाणु की, यहां से समझे तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करें हम अणु की, मॉलिक्यूल की। देखिए, जब बात आती है अणु की तो ये भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन जो अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है, परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते। तो यहां से हम देखेंगे अणु की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है। तो अणु की जो डेफिनेशन आती है वो होती है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो अणु और परमाणु से संबंधित है। ये चीजें बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए और प्लस यहाँ से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है, संभावना रहती है। ठीक है साथियों, दोनों डेफिनेशन हमने बात कर लिए। अब हम आगे बात करते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की, परमाणु की संरचना की। देखिए, जब हम परमाणु की संरचना की बात करते हैं, परमाणु की संरचना, तो हम परमाणु की संरचना में इसकी दो प्रकार से संरचना पढ़ते हैं कि सर दो प्रकार से कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है ना, वो होती है इसकी आंतरिक संरचना। पहला जो प्रकार है इसकी वो है इसकी आंतरिक संरचना और इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा इसकी बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, ये दो प्रकार से हम किसी भी परमाणु को बांट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर ये आंतरिक संरचना क्या है और बाह्य संरचना क्या है, थोड़ा विस्तार से तो समझाइए ताकि हमें ये चीज समझ में आ सके। तो साथियों, आप समझने का प्रयास करना। देखिए, जो परमाणु होता है इसका जो नाभिक होता है वो नाभिक इसकी आंतरिक संरचना कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक अब हमारी चीज ये तो क्लियर हुई, कम से कम हम आंतरिक में पढ़ेंगे क्या, हमें आंतरिक संरचना में नाभिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नाभिक कहां पाया जाता है? किसी भी परमाणु के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए बात करें बाह्य संरचना की कि सर बाह्य संरचना में क्या होता है कि बेटे नाभिक के अलावा जो साइड में चारों ओर बचे जा रहा है जिसे हम कोश कहते हैं। ठीक है, और इस कोश के अंदर कुछ चीजें पाई जाएंगी। इस कोश का आगे क्लासिफिकेशन होगा, जैसे कोश के अंदर क्या पाए जाएंगे? उपकोश पाए जाएंगे।
इस उपकोष के अंदर क्या मिलेंगे, कक्षक मिलेंगे। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना समझो कि कोष सबसे बड़ा इकाई है जिसके अंदर तोड़ने पर उपकोष मिलते हैं, उपकोष को तोड़ने पर वहां कक्षक मिलते हैं और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बाह्य संरचना में आता है। ठीक है साथियों, अभी तक केवल हमने ये समझा कि परमाणु के जो स्ट्रक्चर होगा, जो संरचना होगी, इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना में बेसिक किसके बारे में पढ़ेंगे हम, तो हम नाभिक के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बाह्य संरचना की आप बात करोगे तो इसमें कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक और कक्षक में क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बेसिकली हम इन टॉपिक्स की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। चलिए अब हम पहले बात करेंगे सर नाभिक के बारे में। ठीक है, तो साथियों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है साथियों, देखिए चलिए अब ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आंतरिक संरचना को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, माफी चाहता हूं। अब देखिए यहां हम बात कर रहे हैं आंतरिक संरचना की, आंतरिक संरचना की। और जैसा कि अभी अभी हमने बताया है, आंतरिक संरचना में किस बारे में बात करेंगे हम, तो आंतरिक संरचना में हम बात करते हैं नाभिक की। नाभिक जो होता है वो किसी भी परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच पाए जाने वाला होता है। अब देखिए नाभिक जो होता है ना, ये बहुत ही छोटी सी जगह में रहता है, बहुत ही छोटी सी जगह में पूरे परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका जो रहने का है, ठीक है, ये बहुत कम स्थान पर अपने आप को स्थापित करता है, या कह दे बहुत कम जगह घेरता है किसके अंदर, परमाणु के अंदर। ठीक है, तो बहुत कम जगह में या बहुत कम स्थान में नाभिक स्टेब्लिश रहता है। नाभिक की बात करें, देखिए हमने दो चीजें बात कर ली, पूरे परमाणु में बहुत छोटी सी जगह में पाया जाएगा, बहुत कम स्थान पर क्या पाया जाएगा, नाभिक पाया जाएगा, बीचों बीच पाया जाता है। लेकिन जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनिएगा, वो द्रव्यमान पूरा का पूरा नाभिक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो बोले सर गजब बात है ये तो, कि ठीक है छोटी सी जगह में पूरे में पाया जा रहा है और द्रव्यमान पूरा का पूरा इसमें। ठीक है, तो सर इस बार इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा है, पर थोड़ा डिटेल से समझाओ। ठीक है, तो देखिए डिटेल से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है हमारा नाभिक न्यूक्लियस, और ये पूरी संरचना जो दिखाई दे रही है आपको, वो पूरा हमारे पास में एक परमाणु है। ठीक है, तो हमने यही तो कहा, परमाणु के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो नाभिक बहुत ही कम स्थान पर आता है, बहुत ही कम जगह घेरता है। लेकिन एक और दूसरी बात ये भी गई, पूरे परमाणु का द्रव्यमान ही किसमें पाया जाता है, नाभिक में। गजब बात है सर, ऐसा नाभिक में मिलता क्या है कि पूरा का पूरा द्रव्यमान यहाँ है। तो देखिए परमाणु के जो नाभिक होता है, इस नाभिक में दो चीजें पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों मिलकर ही नाभिक में जगह घेरते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, एक चीज तो क्लियर हो गई, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों पाए जाएंगे। ठीक है सर, दोनों के दोनों नाभिक में, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल तो होगा, तभी जाकर के एक जगह व्यवस्थित है। ठीक है, कि सर कौन सा आकर्षण बल है ऐसा। ठीक है, तो वो कौन सा बल पाया जाता है, वो होता है नाभिकीय बल। वो कौन सा बल होता है, न्यूक्लियस फोर्स होता है या नाभिकीय बल होता है, हम यहां लिख देते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों के दोनों नाभिकीय बल के द्वारा, न्यूक्लियस फोर्स नाभिकीय बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहां तक की बात समझे। ठीक, अब देखिए एक वर्ड आता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, सर ये न्यूक्लियॉन्स क्या है, नाम तो मिलता जुलता, न्यूक्लिक यानी नाभिक से मिलता जुलता है। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लिक। ठीक है, अब न्यूक्लिक यानी नाभिक और न्यूक्लियन मतलब नाभिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूक्लियन क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों का योग मिलाकर के आता है न्यूक्लियॉन। गजब बात है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों को जोड़ दे तो क्या निकल के आता है, न्यूक्लियॉन निकल करके आता है। ठीक है, और जितना न्यूक्लियन होता है ना, वो ये इसकी द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बच्चा ये दोनों मिलकर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों चीजें मिलाकर के हम यहां लिख सकते हैं एक साथ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों मिलकर के तो क्या बनाते हैं,
न्यूक्लियन बनाते हैं, इन दोनों की संख्या का योग कर दे तो वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या एक तरीके से कहा जाए तो न्यूक्लियन के बराबर भी निकल के आएगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है साथियों, ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमें समझ में आ गया, ये यहाँ पाए जा रहे हैं, इसमें नाभिकीय बल होता है, ये बहुत कम जगह में आता है और इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान सब कुछ इसी में होता है। ये सारी चीजें क्लियर हुई हमें नाभिक के बारे में। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है आंतरिक संरचना की। अब हम बात करेंगे इसके बाह्य संरचना की। तो देखिए, आप समझना बाह्य संरचना में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो देखिए, जब हम इसके बाह्य संरचना की बात करते हैं, बाह्य संरचना, तो हम यहां से समझेंगे कि सर बाह्य संरचना में क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा बाह्य संरचना में हम किस बारे में बात करेंगे, पहले भी बताया था, कोश, कोश के अंदर पाया जाएगा उपकोश, उपकोश के अंदर पाए जाते हैं कक्षक, और फिर कक्षक में क्या मिलते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखना, कोश सबसे बड़ी इकाई है जिसमें उपकोश मिलेंगे, उपकोश के अंदर कक्षक होगा और कक्षक में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने नाभिक बनाया था, परमाणु बनाया था, ये नाभिक था और इसके चारों इस तरीके से राउंड राउंड सर्किल से हमने बनाए थे। ये जो राउंड राउंड सर्किल है ना, ये ही क्या कहलाते हैं साथियों, कोश कहलाते हैं। कोश समझ में आए। इन कोशों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एग्जैक्टली मिलते तो किसमें, कक्षक में, पर कक्षक कहां है, उपकोश में, और उपकोश कहां है, कोश में। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें मिलेगा, कोशों में मिलेगा। ठीक है, तो कोशों की संख्या यहां से स्टार्ट हो जाती है, पहला कोश है तो n बराबर 1 लिखते हैं, ये दूसरा कोश है n बराबर 2 लिखेंगे, ये तीसरा कोश है n बराबर 3 लिखेंगे, ऐसे आगे चलता रहेगा। इसे इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी स्टार्टिंग k से होती है। n बराबर 1 का मतलब वो k हो गया। ठीक है, तो k l m n इस तरीके से ही चलता रहेगा और ये काउंटिंग चलती रहती है। इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है बाह्य संरचना की। इस बाह्य संरचना में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो इस नाभिक के चारों ओर रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस नाभिक में यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल होता है, ध्यान से समझना, नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, एक आकर्षण बल मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसे जेड इफेक्टिव के नाम से भी हम जानते हैं। ओके साथियों, तो बेसिक कुछ कुछ चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए साथियों, अगर हम इसके बेसिक समझना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि सर ये सब्जेक्ट समझ में आ तो रही है पर याद नहीं होगी, क्योंकि जब आप बेसिक से चीजें समझना स्टार्ट करते हो तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, और जब चीजें एक दूसरे से लिंक हो जाती है ना, तो आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है, और उसी प्रकार से दिमाग में याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं हम। देखिए, परमाणु मॉडल्स की बात कर लेते हैं कि परमाणु के जो मॉडल है वो किस प्रकार से विकसित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले, या फिर हम कहे परमाणु के बारे में किसने जानकारी दी, तो परमाणु के बारे में देखिए कई प्रकार के मॉडल आए थे। ठीक है, उन्हीं मॉडल से इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें एक आया था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल। इसी प्रकार से दूसरा आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल। एंड जो तीसरा है, तीसरा आया बोर का मॉडल। बोर मॉडल। और बोर मॉडल का ही एक अपग्रेडेड रूप आया था जिसे हम कहते हैं सोमरफेल्ड का विस्तार। सोमरफेल्ड का विस्तार मतलब बोर के मॉडल ने कुछ विस्तार किया था जो सोमरफेल्ड के द्वारा किया गया था। देखिए, ये चारों के चारों परमाणु मॉडल है, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं।
सबसे पहले कौन सा मॉडल आया? थॉमसन का परमाणु मॉडल, देन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल और लास्ट में सोमरफेल्ड का विस्तार या सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, 4 परमाणु मॉडल है और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो सफल मॉडल रहा वो रहा बोर का मॉडल। इसके बाद में यहां से एक बेस तैयार हो गया था, इसमें कुछ कमी रही थी, उन कमियों को दूर करते हुए सोमरफेल्ड ने इसका अगला अपग्रेडेड वर्जन निकाला, जिसे हम आज तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 परमाणु मॉडल थे। चारों परमाणु मॉडल आपको ध्यान रखने हैं किसने कौन कौन सा बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आगे और समझने का प्रयास करते हैं। परमाणु के कुछ मौलिक कणों के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। परमाणु के मौलिक कण। देखिए साथियों, जब हम परमाणु के मौलिक कणों की बात करते हैं तो परमाणु के 3 प्रकार के मौलिक कण होते हैं कि सर कौन कौन से होते हैं। पहला, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, इलेक्ट्रॉन। सर दूसरा होता है सर प्रोटॉन, और सर तीसरा होता है हमारे पास में न्यूट्रॉन। 3 प्रकार के मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर कौन सा आवेश होता है? तो सर इस पर होता है ऋणावेश। कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश। कि सर प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? कि सर इस पर होता है धनावेश। प्रोटॉन पर होता है धनावेश। और न्यूट्रॉन पर कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रल। कौन सा होता है? उदासीन। ओके, ये बात समझ में आई होगी। चलिए बात करें इसके आवेश कितना होता है। तो देखिए ऋणावेश होता है, पर ऋणावेश की वैल्यू क्या होती है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। धनावेश होता है पर कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, पर प्रकृति में विपरीत होता है, यानी एक पर माइनस तो दूसरे पर प्लस होगा। और न्यूट्रॉन उदासीन मतलब कितना होगा बेटा? 0। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे देखिए, बात करें इसके द्रव्यमान की कि सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इतना किलोग्राम होता है, जो लगभग नगण्य होता है। इस वजह से जो लगभग नगण्य होता है, बहुत ज्यादा कम होने के कारण, इस वजह से जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही लेकर के चलते हैं। कि सर इसका कितना होता है प्रोटॉन का? तो प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की चीजें अभी तक हमें समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा 1.67 नेक्स्ट बात करें न्यूट्रॉन की, तो इसका भी जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? कि सर जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है, मतलब लगभग बराबर होते हैं। तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखिए 2 डिजिट में सेम होता है, तीसरी डिजिट में आप चलोगे तो यहाँ 2 आता है, यहाँ 5 आता है, मतलब न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी हम कह सकते हैं अप्रोक्स बराबर है। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर हुई हमारी, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब आगे कुछ और चले, इसके बारे में कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? नाभिक बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं नाभिक। तो नाभिक पर कौन सा चार्ज रहेगा? तो नाभिक पर रहेगा धनावेश। क्यों? क्योंकि नाभिक में एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मतलब 0, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर के नाभिक पर कौन सा चार्ज रहेगा? धनावेश रहेगा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है साथियों, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में हमने कुछ बात कर ली। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए इसके बारे में। कौन सी चीज? सर किसने इसकी खोज करी थी? खोज करता कौन थे? ये इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब बात आती है इलेक्ट्रॉन की तो जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जे थॉमसन, ठीक है, 1879 में जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कि सर प्रोटॉन की खोज किसने की? तो सर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रोटॉन की जो खोज की, ठीक है, तो यहां 2 साइंटिस्टों के आपको नाम याद रखने हैं।
कौन कौन से? एक तो आता है रदरफोर्ड और एक आता है गोल्डस्टीन। और यहां बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये बात हुई हमारे पास में रदरफोर्ड की, ये बात हुई न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक की। ये खोज की गई थी 1911 में और ये 1931 में। न्यूट्रॉन की खोज 1931 में, प्रोटॉन की खोज 1911 में एंड इलेक्ट्रॉन की खोज 1879 में। ठीक है साथियों, तो अभी तक का हमने कुछ परमाणु के बारे में बेसिक बात की। पदार्थ का वर्गीकरण हमने पहली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हमने परमाणु को समझने का प्रयास किया है। आई होप यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आई है ना, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार स्टूडेंटों में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हम तक पहुंच सके, हमें एक मोटिवेशन मिल सके और इस मोटिवेशन से हम आगे की और भी क्लासें आपके लिए बहुत अच्छी मैनर्स में ला सके। ठीक है साथियों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया है और आगे आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को आपने अभी तक कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।